संस्कृतांतरिक्षा की जो एक कड़ी चल रही थी, उसी कड़ी में द्वितीय प्रभाग के रूप में यह आप आगे निरंतर हम देख रहे हैं। अस्तु। जी महोदय, नमो नमः, आपका पुनः स्वागतम। जी महोदय, इसी संदर्भ में मेरी दूसरी जिज्ञासा थी कि संस्कृत और नेपाली भाषा के जो जानकार हैं उनको किस प्रकार के रोजगार प्राप्त हो सकते हैं और वो किस प्रकार से सक्षम हो सकते हैं। जी 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 अभी आपके प्रश्न के उत्तर में मैं दोनों ही भाषाओं के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर किसी साहित्य के हिसाब से देखा जाए, संस्कृत और नेपाली दोनों की स्थिति दयनीय है अभी। क्योंकि देखिए, जो वास्तव बात बता रहा हूँ मैं, किसी का सपोर्ट या किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं बता रहा हूँ। किसी सरकार या किसी पक्ष में नहीं बता रहा हूँ। देखिए, पिछले कुछ सालों में, किसी एक सरकार की बात नहीं बता रहा हूँ, पिछले कुछ सालों में, लगभग 20 सालों में समझ लीजिए, संस्कृत के नए रोजगार नहीं निकले हैं। कुछ एक दो एक्सेप्शनल होंगे वो तो, क्योंकि निकलना भी है। जैसे कहीं एक दो यूनिवर्सिटीज हुए हैं और कहीं पे एक दो महाविद्यालय कॉलेजेस हुए हैं। बाकी जितने भी देखिए आप स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, जितने रिटायर्ड भी पोस्ट है, अगर कोई वहां पे अवकाश भी ले चुका है तो वहां के बहुत सारे, मतलब अगर अध्यापन के हिसाब से ही देखें, टीचिंग के हिसाब से ही देखें, तो भी काफी खाली है या वो खत्म हो गए। कहीं पे विद्यार्थी नहीं है, कहीं पे सरकार की सदिच्छा ना हो या हमारी ही सदिच्छा ना हो, किसी जनसाधारण की सदिच्छा ना हो, तो इस हिसाब से थोड़े कम हुए हैं। ठीक उसी तरह नेपाली में देखिए, अगर मेरी स्थिति बता रहा हूँ, अगर आसाम में बहुत सारे लोग नेपाली भाषा बोलने वाले, बहुत सारे गोरखा कम्युनिटी से लोग हैं। यहाँ पे कॉलेजेस में बहुत सारे मतलब पद खाली है, तो फिलअप नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे नेपाली पढ़ने की इतनी सुविधा नहीं है। एमए नहीं है, बीए नहीं है, समझ लीजिए। ठीक उसी तरह अभी मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में मैं बता रहा हूँ, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से वो आसाम में, सिर्फ एक ही कॉलेज में संस्कृत में आप बीए पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक कॉलेज है, सिर्फ एक, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। एक प्री हिस्टोरिकल, मतलब अगर बताए तो प्री हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिकल, बहुत सारे संस्कृत इस सोनितपुर जो अभी जिला बता रहे हैं हम लोग, नगर का, आप लोग भागवत के 10वें स्कंद में उल्लेख है इस जगह के बारे में। लेकिन यहाँ पे संस्कृत पढ़ने के लिए हायर स्टडीज में एक ही महाविद्यालय में संस्कृत है। आप सोचिए, तो रोजगार कहां से होंगे? एक ही विद्यालय में, एक ही महाविद्यालय में। तो आप अगर उसमें आप डिग्री नहीं कर पाएंगे, बीए नहीं पढ़ पाएंगे, ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, तो टीचर्स कहां पे आएंगे, कहां से आएंगे? आजकल न्यूनतम आपको तो संस्कृत में मतलब एमए या बीए तो करना ही होगा। तो एक जिले में अगर एक ही महाविद्यालय में संस्कृत है, तो विद्यार्थी कहां से होंगे, शिक्षक कहां से होंगे, आप बताइए, अध्यापक कहां से होंगे? तो रोजगार में क्योंकि मैं मेरे मतलब स्थान को विशेषकर मैं बता सकता हूं, मेरे स्थान के बारे में, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अगर इतने बड़े एक पुराने, जो आपको पौराणिक ग्रंथों में भी जिस शहर या जिस जिले का नाम है, वहां पे अगर एक ही महाविद्यालय संस्कृत है, तो आप बताइए कितनी दयनीय स्थिति होगी संस्कृत के बारे में। अभी भी हम लोग काफी हद तक, जो व्यक्तिगत रूप से या किसी सांगठनिक रूप से, बहुत, जैसे कि इसी अनुष्ठान को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर विपिन सर जी, वहाँ पे महोदय जी उपस्थित है, और आप लोग, मैं सभी का नाम लेने में असमर्थ हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोग सभी संस्कृत के लिए ही बहुत सारे, ये आपने जिस तरीके से मैंने इसके परिचय में, इंट्रोडक्शन में, इस अनुष्ठान के, इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में मैंने सुना कि संस्कृत के ही लिए सारे कार्यरत है, सारे लोग कार्यरत हो रहे। फिर भी कहीं हम लोग को संस्कृत लिए करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता हो या सरकार हो, संस्कृत पर एक दयनीय स्थिति रखी हुई है अभी भी। मतलब इसमें काम नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने महाविद्यालय के बारे में, स्कूल में भी, विद्यालय में भी इसी तरह का कुछ मतलब परिस्थिति आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी हद तक दयनीय स्थिति है। और मेरी मातृभाषा में, हमारे जिले में ही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस भाषा में बोलने वाले हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जानकार भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे साहित्यिक भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे साहित्य के जुड़े या किसी भी भाषा के बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हायर एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं है, नेपाली लैंग्वेज के लिए भी। तो काफी मेरे हिसाब से, अगर
थोड़े अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे फिर भी दयनीय स्थिति है देवभाषा की भी और मातृभाषा मेरी नेपाली की भी, क्योंकि भारत के संविधान में स्वीकृत भाषा है नेपाली भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपने जानकारी दी। नमो नमः महोदय जी। और इस श्रृंखला में मैं आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न यहाँ पर उपस्थापन करना चाहती हूँ। महोदय जी, अपनी मातृभाषा और अन्य भाषाओं के ज्ञान से आपके अपने जीवन में क्या परिवर्तन पाया, कृपया हम सभी से साझा करें, हम जानना चाहते हैं। नमस्ते। जी जी, मातृभाषा के बारे में मैंने बोला कुछ समय पूर्व मैंने बोला मातृभाषा किसी भी मेरी मातृभाषा नेपाली है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, किसी के लिए भी मातृभाषा की बात बता रहा हूँ। बहुत ही आवश्यक है और इसके पठन पाठन की आवश्यकता है। केवल आप मातृभाषा सभी जानते हैं, लेकिन आप इसके बारे में शुद्ध लेखन और पठन आप मातृभाषा में नहीं है, तो आपको बिल्कुल किसी भी दूसरे चीज को जानने के लिए, जैसे कि समझ लीजिए एक चिकित्सक को ही अगर वो मातृभाषा में सारे काम करे तो इतनी अच्छी तरह आप किसी भी साइंटिफिक वे से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर अपनी मातृभाषा में वो चिकित्सक अगर पढ़ाई करे तो जितनी अच्छी तरह एक व्यक्ति का उपचार कर सकेगा, अंग्रेजी में अन्य भाषा में कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे इमोशन सारी समझने वाली कला तो अपनी मातृभाषा में ही होती है। ठीक उसी तरह हमारे जितनी भारतीय भाषाएं हैं, जैसे कि डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी ने मुझे पूछा आपने कि दूसरी लैंग्वेज में आपको क्या मतलब सहायता हुई या आप क्या बताना चाहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं असमिया बराबर बोल लेता हूँ, काफ़ी हद तक आपको मालूम हुआ। मैं ज़्यादातर हिंदी शुद्ध बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा अटक रहा हूँ। हिंदी में भी मैं बोल लेता हूँ, देखिए आपने। और भारतीय भाषा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अंग्रेजी को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो बंगाली भी मैं बोलता हूँ, सागरिका जी को मालूम है डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी को। और संस्कृत, हम संस्कृत विद्यार्थी है ही। तो इसी तरह देखिए बाकी लैंग्वेजेस जानने से क्या होगा। पहली बात तो है, किसी भी विद्यार्थी अगर ये सुन रहे हैं कोई भी विद्यार्थी लोग, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप उस परिवेश में या उस संस्कृति में या उस किसी भी विषय के ज्ञान के लिए आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आप किसी एक व्यक्ति को उसकी भाषा में बात करेंगे तो उसके इमोशन को, उसके अनुभव को, उसके एहसास को आपको समझने में सहायता मिलेगी। और उस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। जैसे समझ लीजिए सागरिका दी की मातृभाषा अगर बता रहा हूँ बंगाली है, तो मैं अगर सागरिका दी से बंगाली में बात कर रहा हूँ, अगर असमिया है तो मैं असमिया में बात कर रहा हूँ, तो उनसे मेरी इंटरेक्शन, उनसे मेरी जो वार्तालाप होगी वो और सहज और सुगम होगी। तो बिल्कुल आपको दूसरे लैंग्वेजेस जानने से उस विषय में, जिस विषय में भी आप उनसे बात करेंगे, केवल कन्वर्सेशन या केवल वार्तालाप की बात नहीं बता रहा हूँ, किसी भी, जैसे चिकित्सा में भी बताया मैंने, अगर एक चिकित्सक को समझ लीजिए मेरी मातृभाषा ज्ञात है तो मैं उन चिकित्सक के पास में जाऊंगा, ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा अच्छा फील करूंगा, मैं ज़्यादा अच्छा अनुभव करूंगा और बहुत अच्छी तरह वो मेरा ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। तो समझ लीजिए मुझे भी इसी तरह फील होता है। जितने भी मैं 7-8 लैंग्वेज बोल लेता हूँ, उन सारे लैंग्वेजेस में, सारे भाषाओं में मुझे उनसे बात करने में या वो दूसरे भाषी लोगों को बात करने में मुझे भी आसानी होती है और उनको समझने में भी उनको भी और मुझे भी आसानी होती है। तो इसी हर क्षेत्र में बताना चाहता हूँ, केवल समझने की बात नहीं है। मैंने जैसे चिकित्सा के माध्यम को मैंने उदाहरण के रूप से प्रस्तुत किया, हर किसी माध्यम में आसानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सागरिका दी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः मातृभाषा नाम ही, ये जो नाम रखा गया है मातृभाषा, क्योंकि माँ जिस तरह से पालन पोषण करती है उसी तरह से मातृभाषा के माध्यम से भी हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और इसीलिए ही मातृभाषा कहलाया गया है। और इसी जी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए और एक प्रश्न का उपस्थापन करना चाहते हैं। महोदय जी, आपने वैविध्य युक्त रचनाओं के माध्यम से जो समाज की सेवा की है, आपकी रचनाओं का समाज पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, कृपया साझा करें। जी जी, डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी, मैंने सेवा तो कोई नहीं की, मेरा काम किया है मैंने और कुछ किया भी नहीं अभी तक।
ये तो आपका बड़प्पन है। आप, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस तरह बता पा रहे हैं। समाज में देखिए, मैं पहली बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने किसी एक विषय में वहाँ पे लिखा, समाज पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। किसी एक जानकार, यहाँ पे एक शिक्षिका मेरे घर में पधारी थी। उन्होंने बताया कि समझ, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि नारी के बारे में बहुत खराब, बहुत ही मतलब अशोभनीय हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैंने उस विषय को असमिया में एक वहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वहाँ पे एक निबंध वहाँ पे लिखा है, शोध पत्र वहाँ पे प्रस्तुत किया है कि नारी की स्थिति प्राचीन भारत में क्या थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि नारी की बहुत दयनीय स्थिति थी। मैंने असमिया में लिखा, विषय है संस्कृत का। तो आपने बोला दूसरे कैसे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा या लाभ होगा। तो देखिए, मैंने उनको वो संपूर्ण वो जो निबंध मैंने लिखा था, शोध पत्र, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने बताया कि कहीं पे भी यहाँ पे नारी के बारे में कोई अशोभनीय या कोई भी नकारात्मक बात नहीं है, और सारे के सारे श्लोकों के उदाहरण वहाँ पे दिए गए हैं। हो सकता है कहीं पे हो, नहीं हो, सारे पॉजिटिव ही होंगे ये भी नहीं बता रहा हूँ मैं, सारे सकारात्मक ही होंगे ये भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो सकारात्मक है वो हमको छुपाए गए हैं, या जो नकारात्मक भी है कुछ उसमें उसको ज्यादा उछाला जा रहा है। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में, अलग लैंग्वेज में हो, या आपने बोला इस विषय में आपने क्या समाज के लिए किया, तो मैंने वहां पे असमिया लैंग्वेज में वो लिखा, या नेपाली लैंग्वेज में, हिंदी में लिखा। तो जो संस्कृत के जानकार नहीं थे, या उस विषय में थोड़ा मतलब रुचि रखने वाले लोग थे, वो थे, तो उनको पता चला कि समाज सच में ये कहीं एक तरफा बात तो नहीं कर रहे हम लोग, जैसे कि नारी के विषय में, या किसी थोड़ी देर पहले यहाँ डॉक्टर दीपिका महोदया ने भी बताया था कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो जैसे कि वो मतलब समाज व्यवस्था के लिए जो स्मृति शास्त्र के उल्लेख में का, कहीं हम लोग इसको केवल नकारात्मक रूप से तो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उस विषय को प्रस्तुत करने में काफी, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे मेरे जो निबंध या शोध पत्र पढ़ने के बाद या देखने के बाद, कहीं भी वो शीर्षक भी देखने के बाद, बहुत सारे लोगों ने मुझे नकारात्मक टिप्पणियां भी दी, बहुत सारे लोग सकारात्मक भी दिया। उन्होंने बताया कि मुझे मालूम नहीं था कि नारी के बारे में, वो जो महोदया एक शिक्षिका से मैं मेरे हमारे यहाँ पे पधारी थी मेरे घर पे, तो उन्होंने बोला उनको पता नहीं था कि नारी के बारे में इतने इतने सकारात्मक बात भी शास्त्रों में लिखी हुई है, उनको पता नहीं था। सच में वो शिक्षिका होकर रिटायर्ड कर चुकी है, वो अवकाश ले चुकी है अपने मतलब सेवानिवृत्त हो चुकी है, लेकिन उनको पता नहीं था कि पॉजिटिव बात भी वहाँ पे, वो सकारात्मक बात भी है। समझ लीजिए, मैं मेरी बात यही है कि अगर मैं रख पाऊँ, जैसे कि ये बोला आप क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान दे रहे हैं, सागरिका, डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी ने बोला, मैं योगदान तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी मतलब व्यक्ति की अगर गलतफहमी, अगर वो नकारात्मक बात को मैं दूर कर पाऊँ, जैसे कि मैंने बताया, वो मेरे घर में पधारी थी, तो उनकी नकारात्मक सोच को मैंने दूर करने की कोशिश की, और उन्होंने संभवतः वो जो मैंने लेख लिखी थी वो पढ़ने के बाद काफी हद तक 25%, 25% तो उनको सांत्वना हुई कि नहीं, हमारे शास्त्रों में सकारात्मक बात भी है महिलाओं के बारे में। तो ये हमसे काफी हद तक छुपाया जा रहा है, और मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और समाज में संभवतः, अगर मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर कोई भी इस तरीके का काम करे तो समाज के लिए काफी अच्छा योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सागरिका जी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह से हम सबका एक प्रयास रहता है कि हम सब जितना है वेद, उपनिषद, इन सभी में कुछ रहस्यात्मक भी हो सकता है, कुछ गुप्त रूप से भी हम लोग जो जानते हैं, जो जान नहीं पा रहे हैं, उन सबको उजागर करना ही हमारा कार्य बनता है। और इस क्षेत्र में आपने भी जो यहाँ पर जो योगदान दे रहे हैं और आगे भी देंगे, इसी कामना के साथ मैं शुभकामना के साथ मैं यहाँ पर जे विराम लेती हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः महोदय, मैं जिज्ञासा के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। और महोदय जी, मेरी जिज्ञासा आपका जो नाट्य मंच इत्यादि से जो भी आपका रहा है जुड़ाव, उससे संबंधित प्रश्न है हमारा कि जो भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में जो नाट्य ये ध्वनि बिल्कुल महोदय, कम आ रही आपकी है, आवाज बिल्कुल कम। आवाज बहुत कम आ रही है जी। महोदय जी, अब ठीक है आवाज?
माइक को मुंह के जी, पास थोड़ा रखिए। जी अभी महादेव जी ठीक है आवाज हमारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जी अपने प्रश्न की पुनरावृत्ति करती हूँ। महादेव जी, मेरा प्रश्न जो नाट्य शास्त्र है उससे संबंधित है, क्योंकि मैंने आपका जो कार्य क्षेत्र देखा उसमें नाट्य मंच से संबंधित आपका जुड़ाव रहा है। उसी से संबंधित प्रश्न है हमारा कि जो भरत मुनि जी कृत नाट्य शास्त्र है उसमें एक नाट्य की रूपरेखा को बताया गया है बहुत ही विस्तार जी से। क्या जी वर्तमान समाज में भी नाट्य मंच में ये यथावत हमें दिखाई देती है, वैसी ही परिलक्षित होती है या नहीं, ये हम सभी जी जी जानते जी 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 महोदय, आपने बहुत एक टफ प्रश्न मेरे सामने रखा है जी। मैं इसके प्रयत्न कर रहा हूँ बताने की। नहीं, बिल्कुल अलग भिन्न है अभी। जैसे कि मैंने भी एक नाटक लिखी थी, पेंशन पेंशन बोल के। पेंशन मतलब जैसे पेंशन किसी एक सरकारी कर्म, अभी तो फिलहाल तो पेंशन नहीं है, लेकिन पेंशन सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलने में जैसे कि कितनी असुविधा होती थी। जैसे कि कोई उत्कोच वगैरह, घूस वगैरह, या कोई ऐसी ऐसी मतलब व्यवस्था भी, बहुत सारी नकारात्मक व्यवस्था भी वहाँ पे दिखाया गया है नाटक में। वहाँ पे जैसे कि भरत मुनि के हिसाब से मैंने पढ़ा है बहुत सारा उनके नाट्य शास्त्र के बारे में, लेकिन इतना अध्ययन, गहन अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि देखिए, प्राचीन काल के नाटक में और अभी के नाटक में तो बहुत अंतर है। ये बहुत ही एक मतलब भिन्न रूप से प्रस्तुत। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे कि पाश्चात्यकरण के बारे में भी जैसे हम लोगों ने बात की थी, ठीक उसी तरह कहीं ना कहीं नाटक, या जो नाटक का रूप है वो अ, पाश्चात्यकरण हो चुका है। जैसे कि आप अगर किसी भी एक विद्यार्थी को पूछेंगे, जैसे कि नाटक की शुरुआत बोलेंगे, तो आप वो ठीक पहले पश्चिमी मतलब राष्ट्रों या पश्चिमी सभ्यता में जो नाटक के बारे में बताए गए थे या नाटक लिखे गए थे, उसी के बारे में आपको बताएगा। जैसे कि आप अगर एक विद्यार्थी को पूछेंगे कि राजनीति विज्ञान के बारे में बताओ, तो पहले राजनीति विज्ञान शब्द को वो जिस भाषा, जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा विभाग के बारे में बताएंगे, तो वो बताएगा एजुकेटम शब्द से ही आया है, शिक्षा से आया, वो शिक धातु से आया, ये नहीं बताएगा। क्योंकि हम लोग के दिमाग में इस तरह बिठा दिया गया है कि आपको पाश्चात्य, जैसे कि आधुनिक, अर्थात आधुनिक का नाम ही है पाश्चात्यकरण, इस तरह का बिठा दिया गया। अगर हम अ, भरत मुनि के बताए गए हिसाब से अगर नाटक के बारे में भी अगर हम लोग कार्य करते, तो बहुत सारे वहाँ पे रख पाते। लेकिन फिर भी ये बताना पड़ेगा, बहुत सारे नियम है। जैसे कि अभी भी नाटक हम लोग करते हैं, मतलब छोटे मोटे, या जो स्कूल या कॉलेजेस में कर रहे थे, वहाँ पे काफी सारे ऐसे नियम बताए जाते हैं। जैसे कि लाउडली रोना समझ लीजिए, या समझिए एक किसी शव को दिखाना, ये अलाउ अभी नाटक में है। लेकिन जैसे मेरे पेंशन नाटक के बारे में बताया, मैंने वहाँ पे एक शव को वहाँ पे मतलब किसी एक ने वो वहाँ पे आत्महत्या की, या किसी तरीके से उनका देहांत हो गया, उनके शव को वहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन जैसे कि भरत मुनि के हिसाब से, या काफी सारे मतलब प्राचीन अगर अलंकारिक या नाटक के ज्ञाता हो, तो वो उस शब्द को दिखाना वहां पे मतलब कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन आज के जमाने में ये है। तो ऐसे बहुत सारी उदाहरण है जो आपको भरत मुनि से थोड़ा अलग करते हैं। लेकिन ये एक बात बताना पड़ेगा, काफी सारे इसको किया जा सकता है या नहीं। जैसे कि किसी अगर नियम के बारे में बताया जाए, तो हम लोग काफी सेंसिटिव होते हैं कि उसको नियम को करना चाहिए या नहीं। उसको थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं। कोई नाटक लिखता है या नाटक प्रस्तुत भी करता है, गांव में भी हो, तो इस विषय को, इस दृश्य को नाटक में दिखाना उचित होगा कि नहीं होगा, या इस विषय के बारे में नाटक में बोलना उचित होगा कि नहीं होगा। तो इसके बारे में हम जो सजग है, ये काफी हद तक हम लोग बता पाएंगे, भरत मुनि के कारण ही हुआ है। और हम लोग आज भी सजग है, इसका मतलब है कि प्रभाव बहुत सारा है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महादेव जी, आपने कहा, क्योंकि भरत मुनि नाट्य शास्त्र में विस्तृत चर्चा की गई है। जो अभी श्रवण की बात थी कि मतलब पब्लिक के पास में नियत श्राव्य, सर्वश्राव्य इत्यादि करके वहां पर 10 रूपक में भी उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। और नाटक की बात करें तो मंच पर हम हिंसा इत्यादि बहुत सारे ऐसे चित्र होते हैं जिनको नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा जी लेखन से नहीं रहा, पर अध्ययन और मंचन
काफ़ी सरोकार रहा है। ये मेरा अनुभव है कि मैंने पाया कि नाट्य शास्त्र मतलब जो भी वहाँ पर वर्णन किया गया है, मैंने संस्कृत नाटक 2 नाटकों का ही मंचन किया है। तो बहुत कुछ वहाँ पर ऐसा था जो यदि हम बहुत कुछ कहें तो शायद गलत है, लगभग 98% की बात करते हैं तो वहाँ पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही लिया गया जो भी रूपरेखा है, चाहे वो मंचस्थ हो या वहाँ पे सज्जा इत्यादि ये हो, कथन या वाचन इत्यादि से संबंधित सब चीज़ें संबंधित था। और आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि हम सभी मातृभाषा देववाणी इत्यादि की बात कर रहे हैं और आज नेपाली के बारे में भी बहुत कुछ जानने का अवसर आपके जी 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 महोदया जी, और एक बात यहाँ पे मैं आप अंतर्भुक्त करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये एक भ्रांत धारणा है कि नेपाली भारतीय भाषा नहीं है। आप संस्कृत के ज्ञाता एक मतलब ज्ञाता होने के कारण आपको मतलब ये ज्ञात होगा कि संस्कृत के जैसे कि हिंदी में जैसे कि गुण मिलते हैं संस्कृत से, जैसे कि संस्कृत जो हम लोग बताते हैं ना, हमारी मातृभाषा संस्कृत है। जैसे कि हिंदी बोलने वालों की मातृभाषा संस्कृत है, वैसे ठीक नेपाली बोलने वालों की मातृभाषा या नेपाली जो भाषा भी संस्कृत से ही, मतलब जैसे कि अगर बताए नानी तो हम लोग की संस्कृति है, जैसे कि हिंदी की संस्कृत है नानी, तो हम लोग की भी जो नेपाली बोलने वाले लोग भी की भाषा भी नानी संस्कृति ही है। और काफी सारे और काफी जो लिंग्विस्टिकल जो उसका मतलब गठन है वो बिल्कुल संस्कृत से ही है। और बहुत सारे लोगों को भ्रांत धारणा है कि ये विदेशी भाषा है, ये बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी भाषाविद या भाषा के बारे में अध्ययन करने वाले लोग, ये जनसाधारण की बात बता रहा हूँ, अगर उसमें इंटरेस्ट उसमें अगर रुचि है तो वो बिल्कुल बता पाएंगे नेपाली भाषा भारतीय भाषा है। और मैंने पहले भी पूर्व में उल्लेख किया था कि भारतीय संविधान से स्वीकृत भाषा है और मतलब संविधान अंतर्भुक्त भाषा है नेपाली। बाद में हुई, लेकिन फिर भी भारतीय भाषा है और अंतर्भुक्त भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है मतलब। और ये धारणा बहुत सारे लोगों को नहीं है कि भारतीय भाषा है कि नहीं। हाँ, कोई अगर दूसरा देश यूज करता है तो अलग बात है, जैसे कि बंगाली बांग्लादेश में भी यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय भाषा नहीं है। तो ठीक उसी तरह नेपाली भी अगर कोई दूसरा देश व्यवहार करता है उसको, हिंदी भी तो आगे सूरीनाम में देखिए, पीजी में ऑफिशियल लैंग्वेज है बहुत सारे राष्ट्र में। इवन जहाँ तक मैं जानता हूँ नेपाल में भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से ही मतलब यूज किया जाता है अभी भी हिंदी को। तो ठीक उसी तरह, हेलो जी महोदया, सुनाई दे रहा है? जी, हेलो। तो भारतीय भाषा ही है ये। जो भी विद्यार्थी या जो भी सुनने वाले लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा था जो बिल्कुल भारतीय भाषा है और यही उपस्थापन करना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। मैं समय का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी, पर अंततः यही कहना चाहूंगी कि हम सभी भारतवासी अपने भारत संविधान में जो भी उल्लिखित है 22 भाषाएं, उनका सहृदय ससम्मान सहर्ष स्वीकार कर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी श्रृंखला में आपने जो यहाँ पर संशय का और जितने सारे प्रश्न उत्थापन हो रहा है उन सभी का यहाँ पर शमन करते हुए, तो हमारा भी 2 प्रश्न यहाँ पर अंतिम में है और दोनों प्रश्नों का उत्तर हम जानना भी चाहते हैं, उत्सुक भी है। और हम सब जानना चाहते हैं कि महोदय जी, असम में संस्कृत भाषा को कितनी प्रामाणिकता से लोग अपनाए हुए हैं, क्या इसके लिए आपने विशेष कोई पदक्षेप लिया है? कृपया साझा करें। जी महोदया, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से पदक्षेप नहीं लिया, मैंने पूर्व में उल्लेख किया, थोड़ा बहुत मैं चेष्टा कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, असम में संस्कृत भाषा को पहले तो ये तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि भारत के अन्य प्रांतों की तरह ही असम में आध्यात्मिक रूप से संस्कृत भाषा को हर एक लोग यहाँ पे प्राधान्यता देते हैं। और ये आध्यात्म भी एक व्यवहारिकता है। हम लोग ये तो निश्चित रूप से हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि एक व्यवहारिकता ही है। और आध्यात्म को छोड़कर हम लोग कभी भी हमारा जीवन पूरा नहीं हो सकता। पहले
पहली बात है कि आध्यात्म में सबसे, जैसे कि भारत के अन्य प्रांत की तरह ही असम में भी आध्यात्मिक भाषा का मुख्य, आध्यात्मिक मतलब मार्ग का मुख्य मुख्य भाषा संस्कृति ही है। तो इसकी कितनी व्यवहारिकता है, ये तो थोड़ी देर पहले हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया। ज्योतिष शास्त्र का भी मूल भाषा तो संस्कृत ही है। कोई संस्कृत नहीं जानने वाला या संस्कृत के बारे में बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं है, कोई इसके बारे में काम कर रहा है तो अलग बात है। हमने उसके विषय में भी मतलब कुछ उल्लेख किया था कि संस्कृत के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, ये तो समाज के लिए क्षतिकारक है। लेकिन जो भी जानकार वाले हैं वो उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका एकमात्र रूप है संस्कृत। और बहुत सारे आप जितने भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे कार्य, जैसे कि आपको किसी हम लोग लोगो देख रहे हैं किसी एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट का, वो भी संस्कृत में ही है। इवन हम लोग के आसाम में भी वही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, संस्कृत को व्यवहार के रूप में वो लिया गया है। तो इस हिसाब से तो संस्कृत यहाँ पे बहुत सारा यूज किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल अभी भी बहुत सारे प्रांतों की तरह असम में भी व्यवहारिक भाषा ही है। जी जी, बहुत धन्यवाद। हमारा जो यह असम प्रांत है, असम प्रांत मुख्यतः एक कहा जाए तो ये पौराणिक प्रांत भी कहा सकता है। और इसी तरह से इस नाते तो हम कह सकते हैं कि प्रामाणिकता तो यहाँ पर स्वतः ही प्रतिपन्न हो चुका है। आधुनिक युग के लिए ही बस एक नया दौर है और पाश्चात्यकरण तो यहाँ पर हो ही रहा है, जिस वजह से हम अपने पीछे के जो एक हमारा जो आधार है, उस आधार को हम भूल चुके हैं। बस उस आधार को ही अभी प्रतिपन्न करना है, पुनरुत्थान करना है आधार का। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरा दूसरा जो प्रश्न है वो रखना चाहती हूँ। आपके द्वारा रचित पुस्तकों में जैसे कि समाज के युवाओं के लिए कुछ संदेश अवश्य होगा, वो क्या है? और संस्कृताभिमुखी विशेष क्या संदेश है, क्या हमसे साझा कर सकते हैं? जी, डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी, आपने इतना योग्य नहीं हूँ मैं, जैसे बोला आपने किसी को मैं कुछ वहाँ पे परामर्श दिया, कुछ दे सकूं। लेकिन हाँ, मैंने हर जो मेरे विषय में हर चीज में मैंने नैतिकता को वहाँ पे स्थान दिया है। और बहुत सारे जगह पे मैंने संस्कृत, जैसे कि मैं अगर नेपाली भी लिखूं, जैसे कि मैं अभी जिस भाषा में बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ, कोशिश नहीं बोल के चेष्टा बोल रहा हूँ मैं, काफी हद तक मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इस लैंग्वेज को लिखने में इसी भाषा को मैंने वहाँ पे मैंने प्रेफरेंस दिया है। इसका मतलब है कि संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, जैसे कि मतलब शुद्ध हिंदी में, जैसे कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखने की कोशिश शुद्ध हिंदी में, नेपाली में, शुद्ध असमिया में करने की या बंगाली में करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे भी। तो काफी मतलब मैं ये चेष्टा कर रहा हूँ कि संस्कृत को या संस्कृत से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं वहाँ पे मैं अंतर्भुक्त कर सकूं, ये चेष्टा कर रहा हूँ। और नैतिकता को ही मैंने जैसे युवा वर्गों के लिए नैतिकता को ही वहाँ पे मैंने पहला स्थान दिया है। अगर वो बच्चे लोग अगर पढ़े मेरा किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेख को, तो बच्चे लोगों को मैं यही बताने की कोशिश करूंगा, नैतिकता और संस्कृति या संस्कृत, इनके बारे में ही मैं उनको यहाँ पे गुरुत्व देकर लिख रहा हूँ। और काफी हद तक मैंने युवाओं के बारे में भी लिखा है, युवाओं को नजर में रखते, मद्देनजर रख के ही वो लिखा है। और मैं चेष्टा भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि किसी को कुछ परामर्श दूं या उनके बारे में करूँ, ये चेष्टा कर रहा हूँ। सागरिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आज का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम में अत्यंत सुष्ठु रूप से ही यहाँ पर संपन्न होता जा रहा है। और यह अंतिम पड़ाव है, अंतिम पैराय है, जो कि धन्यवाद ज्ञापन का पैराय है। आज इस पैराय में मैं सर्वप्रथम तो हमारे जो अतिथि है
आमंत्रित विद्वान हैं माननीय डॉक्टर ढूंढीराज उपाध्याय महोदय जी, आपको सादर वंदन पुरस्कार में यह धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि आप हमारे बीच पधारे और जो प्रश्न है और विशेष रूप से मनुस्मृति स्मृति ग्रंथों के ऊपर भी हो गया है और नाट्य शास्त्र के ऊपर भी हुआ है और विशेष रूप से हमारे असम प्रांत के ऊपर भी जो कुछ एक धारणा है अवधारणा है उन सबको आपने समेटे हुए बहुत अच्छी तरह से हम सबके साथ अपना जो भाव है जो अनुभव है वो प्रकट किया है और इसके लिए हम हृदय तल से आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। इसके उपरांत संपूर्ण कार्यक्रम का जो एक सारथीभूत है हमारे परम पूज्य गुरु जी है माननीय डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय जी को हम क्या कहे, वस्तुतः महोदय जी ही है जो हमें प्रेरित करते हैं इन कार्यों में, इन शाश्वत कार्यों में हमें संलग्न करने के लिए और वट वृक्ष की तरह उनके छत्र छाया में ही हम सभी लोग के यहाँ पर जितना कार्यक्रम होता है वो सब करने में सक्षम होते हैं। इसलिए आदरणीय गुरुजी को, श्रद्धास्पद गुरुजी को हमारा सादर प्रणाम है। और इसके उपरांत इस कार्यक्रम को सारथी के रूप में भी और एक महानुभाव यहाँ पर विदुषी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय मुख्य संयोजक के पद को अलंकृत करते हुए डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया जी और महोदया जी के छत्र छाया में भी उनके जितने सारे निर्देश होते हैं उन निर्देशों को पालन करते हुए हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसलिए हृदय तल से महोदया जी को भी हार्दिक धन्यवाद और अभिवादन करते हैं। और इसके उपरांत मार्गदर्शन भी एक कार्यक्रम को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए अत्यावश्यक होता है और मार्गदर्शन जैसा गुरु दायित्व को पालन करते हुए हमारे बीच और एक विदुषी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी और महोदया जी को भी आज के कार्यक्रम को सुष्ठु रूप से यहाँ पर संपन्न करने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसके उपरांत हमारे बीच यहाँ पर राज्यशः उपस्थित भी है डॉक्टर स्वीटी महोदया जी भी यहाँ पर आज नवीन रूप से यहाँ पर पधारे हैं। आदरणीय जी आपको भी हृदय तल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। ततः पर राज्यशः पुनः मैं यहाँ पर हूँ, उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश से भी यहाँ पर उपस्थित रहते हुए जैसे कि श्री पुष्पराज शर्मा महोदय जी भी है। उसके उपरांत तकनीकी, क्योंकि ये संपूर्ण कार्य तकनीक के माध्यम से ही चल रहा है और इस तकनीकी विशेष रूप से जो कार्यभार यहाँ पर लिए हुए है हमारे बीच आदरणीय राहुल जी है और मनीष महोदय जी भी है, दोनों को ही हम हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर आदरणीय पी गौरी जी जो कि अभी यहाँ पर शैलजा जी भी है और इन दोनों को भी हम संयोजिका के रूप में जितने सारे दायित्व है सभी दायित्व को पालन करते हुए हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। अभी शांति पाठ के माध्यम से ही हम अपना कार्यक्रम यहाँ जी, पर डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी, मेरी तरफ से भी डॉक्टर विपिन महोदय को, डॉक्टर दीपिका महोदया को, सरिता महोदया को, आपको भी अनेक अनेक धन्यवाद। और बाकी जितने भी, मैं सभी का नाम लेने में असमर्थ हूँ, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम में शामिल करके, मुझे इसमें अंतर्भुक्त करके इस भरोसे आप लोगों ने समझा, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ शांति पाठ से यहाँ पर कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय पी गौरी जी को हम अनुरोध करते हैं। ओम नमो नमः। नमस्सभाये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।